दोस्तों इससे पहले मैं आपको 2 वीडियोस दे चुका हूं। अगर आपने मिस कर दिया है तो कल मार्केट ओपन होने से पहले जरूर से इनको देख लीजिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, अपडेट्स है, कंपनीज है, स्टॉक्स है जो हम इस वीडियो में चेक करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं यूएस मार्केट के साथ में। 236 पॉइंट्स ऊपर है डाउ जोन्स, 50 पॉइंट्स का 50 बीपीएस हम बोल सकते हैं यहाँ पे तेजी डाउ जोन्स में देखने को मिल रही है। नेस्डे को देखने चले तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है। फैंग की बात करें तो फैंग भी न्यूट्रल है। यूएस मार्केट के अंदर दोस्तों एक इवेंट है जो अभी प्ले हो रहा है, फेड मीटिंग। उसको लेकर गोल्ड भी अभी के समय फोकस में होगा, जिसमें अभी तो कुछ खास नहीं है, जस्ट 1% के आसपास का जंप है। सिल्वर अभी के समय 1% के आसपास तेज है। फेड मीटिंग अभी चल रही है। टेक कंपनीज के स्टॉक्स थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अब वॉर्श को लेकर ये पहला रेट डिसीजन आएगा। अब वॉर्श आपको बताइए ट्रंप का चेला है और ट्रंप जैसा चाहेगा वैसा वॉर्श करेगा। लेकिन ट्रंप की तरफ से बोला जा चुका था कि वॉर्श अपना खुद का डिसीजन ले सकता है अभी भी और अगली बार भी। टेक्निकली अगर हम देखें, स्ट्रक्चर देखें, जो भी डेटा है उसका, तो रेट हाइक होने की पॉसिबिलिटी है या होल्ड होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर वॉश थोड़ा सा भी सिग्नल दे देता है कि रेट कट हो सकता है अगली बार, तो गोल्ड के प्राइस में और सिल्वर के प्राइस में अच्छी तेजी आ सकती है और साथ में जो स्टॉक्स है उनके अंदर भी काफ़ी अच्छी तेजी आ सकती है। तो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या आउटकम आता है। फिलहाल अभी ये इवेंट है जो यूएस में प्ले हो रहा है। साथ में आप देख सकते हैं कि सिल्वर का जो फ्यूचर है वो अभी थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि फेड की जो मीटिंग है उसमें आउटकम रेट हाइक या होल्ड को आने की सिचुएशन बनी हुई है। अब आगे चलते हैं, ब्रेंट को देख लेते हैं। देखो ब्रेंट अभी 80 के नीचे आ चुका है वापस से, या फिर हम बोल सकते हैं $80 पर बैरल के आसपास है। और क्रूड को लेकर मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ कि अभी क्या हिसाब किताब है और किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि G7 में मोदी जी और ट्रंप के बीच में जो वार्तालाप हुआ है या कुछ वर्ड्स का एक्सचेंज हुआ है वो मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी एक अपडेट आती है कि G7 प्रॉमिस करता है सपोर्ट करने के लिए यूक्रेन को। अब यूक्रेन को सपोर्ट करेगा तो क्या होगा, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगेंगे जो ट्रंप ने पहले से ही हिंट दे दिया था। जॉइंट डिक्लेरेशन ये है। और रशिया के ऊपर अगर सैंक्शंस लगते हैं तो क्या होगा, हम रशिया से ऑयल काफ़ी डिफ़िकल्ट तरीके से ले पाएंगे और शायद हो सकता है परमिशन भी ट्रंप से लेनी पड़े, या परमिशन नहीं लें तो चोरी छिपके लेना पड़ेगा, और पकड़े जाते हैं तो फिर अपने ऊपर टैरिफ लगेगा। सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगना ये इंडिया के लिए भी काफ़ी बैड सिग्नल है और काफ़ी बैड न्यूज़ है, क्योंकि रशिया से जो तेल आता है वो काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे होता है और काफ़ी अच्छा होता है जो अपनी रिफाइनरीज को सूट कर जाता है। गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं, कल की क्या सिचुएशन होने की प्रोबेबिलिटी है। गिफ्ट निफ्टी कुछ खास नहीं है, यानी न्यूट्रल अभी देखने को मिल रहा है, यानी कुछ खास हो सकता है ओपनिंग नहीं हो, लेकिन उसके बाद जैसे भी न्यूज़ आती है जो स्टॉक्स का रिएक्शन होता है उसके हिसाब से चीज़ें प्ले करेगी। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने 2 पर्सन है, जेप्टो के को फाउंडर्स दोनों, एंड अभी के समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है आईपीओ, और क्यों आईपीओ आ रहा है उसके ऊपर भी बातचीत करते हैं। बट उससे पहले कुछ न्यूज़ मैंने आपको दी थी जिसमें ईडी ने समन भेजा था दोनों फाउंडर्स को। कुछ पैसों से संबंधित घोटाला करने की कोशिश की थी, अभी तक ये सिद्ध हो नहीं पाया है। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इंडियन जो फंड था, जो पैसा था, वो बाहर भेजा गया और बाहर इन्वेस्ट किया गया, तो फेमा ने भी इसको पकड़ा है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आईपीओ अपने को कैसे प्ले करना होता है इन्वेस्टर्स को, वो आपको पता ही है जीएमपी के बेसिस पे। तो जीएमपी क्या होगा उसके हिसाब से अपन बातचीत कर लेंगे। बट फिलहाल ये अपडेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कंपनी लिस्ट होगी, स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, तो हो सकता है ये चीज़ें दिमाग में नहीं आए। फिलहाल आप देख सकते हैं एक एक्टर है जिसने यहाँ पे आरोप लगाया है कि 50,000 रुपीज़ की जो एप्पल वॉच है वो फेक डिलीवर की गई है। तो स्कैम का यहाँ पे इसको आरोप लगा है। ठीक है, साथ में आगे चलते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं इन्वेस्टर के पीओवी से। जेप्टो की जो ग्रोथ है ना, वो जोमेटो और स्विगी, ब्लिंकिट, इनसे ज़्यादा फास्ट है। आई थिंक ये क्विक कॉमर्स के अंदर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। जो भी कंपनी इतनी तेज़ी से बढ़ती है, जिसके पास में खुद के पैसे नहीं होते हैं, वो कंपनी तेज़ी से कैश को जलाती भी है, बर्न भी करती है, इन्वेस्टर्स का पैसा आग में झोंकती है। एक टाइम ऐसा आता है कि इन्वेस्टर्स पैसा देना बंद कर देते हैं और वो कंपनी के लिए बैड सिग्नल होता है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं जेप्टो बैंक्रप्सी यानी दिवालिया क्राइसिस तो फेस नहीं कर रहा है, लेकिन इनके फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के अंदर रिवील हुआ है कि इनका जो कैश है वो ख़त्म होने वाला है, और इस वजह से आपसे पैसे उठाने के लिए कंपनी पब्लिक हो रही है। ठीक है,
सो ये चीज़ आपको समझनी है कि कैश का जो क्राइसिस है वो आगे भी हो सकता है, कब तक इसको पैसा मिलेगा। अगर पैसा मिलना बंद हो गया या कम हो गया तो फिर कंपनी जिस तरह से एक्सपेंशन कर रही है वो जो पेस है ना एक्सपेंशन का वो नहीं बचेगा, और जो नंबर्स देख के आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पास्ट के, वो नंबर्स आपको शायद आगे नहीं मिले या वो रिटर्न्स आपको नहीं मिले। ठीक है, कितना कैश इनके पास में है? सो डिस्क्लोजर में आया है कि कम से कम या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम बोल सकते हैं 3 क्वार्टर का ऑपरेशनल रन अवे कैश इनके पास में है। यानी कंपनी 3 क्वार्टर्स के लिए ही जिंदा रहेगी अगर कंपनी लिस्ट नहीं होती है तो। सो ये काफ़ी रिस्की हो जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन फिलहाल अगर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग की बात करें तो आईपीओ जीएमपी देखकर लगाया जाता है, जिसमें जीएमपी अच्छा होगा तो डिस्टिंक्ट गेन्स अच्छा आ सकते हैं। सो जो भी लोग क्वेश्चन करेंगे उस समय उसका आंसर मैं आपको अभी दे चुका हूँ कि यहाँ पे क्या रिस्क है, ताकि आप अपना डिसीजन ले पाए कि आपको लिस्टिंग गेन्स बुक करने हैं या फिर आगे के लिए आपको होल्ड रखना है। ट्रेंड, इसको लेकर आपके कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं और डेफिनेटली आज इसने एक अच्छा मूव दिया है, 7% की तेजी दी है। क्या अपडेट है उसको चेक करते हैं। 96 का पी रेशियो है। सबसे पहले एक बार इसको चेक करिए, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं कि पिछले क्वार्टर के जो रिजल्ट थे वो इतने कुछ खास इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आए थे। आई थिंक रिजल्ट आने के बाद में स्टॉक 4% के साथ में नीचे गिरा था। रेवेन्यू 19% के साथ में बढ़ा, प्रॉफिट 25% के साथ में बढ़ा। एक चीज थी जो प्रॉब्लम दे रही है इस कंपनी को, वो है प्रॉफिट के मार्जिन। तो ये एक्सपेक्टेशंस को बीट कर गए थे, ठीक है। सो सेल्स भी कम है अभी तो, वैसे देखा जाए तो पिछली कुछ ग्रोथ के हिसाब से, क्योंकि कंपनी ने बहुत अच्छी सॉलिड ग्रोथ दी है, सो उसके बेसिस पे सेल्स कम है। अब देखिए आज 9 बजे एक न्यूज़ आती है जिसमें सिटी मेंटेन करता है सेल करने की रेटिंग, यानी इसको बेचो। 2733 के टारगेट सिटी ने इसको दिए हैं, ठीक है। सब कुछ सही है, लार्जर देन एक्सपेक्टेड रन अवे फॉर ज़ूडियो, यानी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। बट क्या है, इन्फ्लेशन है जो प्रेशर इसको बनाएगा। फ्यूल प्राइस हाइक जो लॉजिकली इतने कुछ खास हुए नहीं है, लेकिन और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। अभी इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है पिछले कुछ समय के कंपैरिजन में। मैं पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल ग्राउंड लेवल के इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ। तो वो चीज़ इसको डैमेज दे रही है। सो पैट अगर हम इसके देखें वाइनवा बेसिस का, तो स्टॉक ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि 34 करोड़ का प्रॉफिट 1400 करोड़ का हो गया। लेकिन 1400 करोड़ का प्रॉफिट 5000 करोड़ का नहीं हुआ, वो 14, 15, 17 पर अटक गया है। सो ये जो ग्रोथ है ना, अब ये रीजनेबल ग्रोथ है। देखो पहले भी ये ग्रोथ आ रही थी इसकी 60, 80, 90, 100, ठीक है। जो भी हम बोल सकते हैं 20% के आसपास, 20% के आसपास की ग्रोथ में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये जो ग्रोथ चल रही है ये भी आई थिंक 20% के आसपास की देखने को मिल रही है, क्यों वाई बेसिस पे जो अपन ने अभी देखा। सो ऐसी ग्रोथ के लिए अब इसका पीई रेशियो क्या होना चाहिए। रिटेल सेक्टर का वैल्यूएशन वैसे हाई रहता है, तो पी रेशियो क्या होना चाहिए। अगर ये 90 का पी इसके लिए रीजनेबल है तो ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि स्टॉक का बॉटम बन चुका है। बट क्या स्टॉक यहाँ से 80% ऊपर जाके परफॉर्म कर सकता है, टिक सकता है? तो उसके लिए वैल्यूएशन इसकी वापस से 150 समथिंग पहुंचेगी, जो रीजनेबल नहीं है 20% की प्रॉफिट ग्रोथ का। सो टेक्निकली अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर क्या ब्रेकआउट हुआ है डे चार्ट के ऊपर, सो यस आपको आंसर मिलना चाहिए इसका, यस होगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम अच्छे थे और ये जो स्तर था ये तोड़ा इसने। लेकिन अगर आप मुझसे लॉजिकली, फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों के स्ट्रक्चर के बेसिस पे पूछोगे तो मुझे जो लगता है वो मैं आपको बता चुका हूँ डेटा को देखते हुए। सेकंड पॉइंट ये है कि वीकली चार्ट पे हम देखें तो ये इसका एक सपोर्ट पॉइंट था। सो अब यही रेसिस्टेंस है, तो वो जो वीकली चार्ट का ब्रेकआउट है वो अभी तक हुआ नहीं है। डे चार्ट का ब्रेकआउट हो चुका है, बस ये लाइन अगर इसमें क्रॉस हो जाए तो वीकली चार्ट का ब्रेकआउट भी हो जाएगा। लेकिन फिर हम ये मानेंगे कि हो सकता है स्लोअर पेस के साथ में स्टॉक चले। जो पहले तेजी मिली थी वो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल वैसे मार्केट में कुछ नहीं होता है, लेकिन स्टिल डेटा को देख के इम्पॉसिबल ही फिलहाल ये लगता है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। फिलहाल जो मैं आपको डेटा है उसके बारे में जानकारी दे चुका हूँ, आगे चलते हैं। एक कंपनी आपको मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आप डिस्क्लेमर सुन लो कि ऐसा कुछ नहीं है आपको बाय सेल करना है, ये नई कंपनी है, नया स्टॉक है। ये सिर्फ ये जो कंपनी है या फिर जो भी डेटा है आप सीखने के हिसाब से देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन लेने के हिसाब से देख सकते हैं, या कुछ नया स्टॉक आप एनालाइज करना चाहते हैं एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, तो उसके बेसिस पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है बार बार डिस्कस होगा या फिर ये वो चीज़ आपको मैं पहले बता देता हूँ। सो काफ़ी कमेंट आते हैं कुछ नया। तो एक कंपनी है जिसका नाम है सिल्चर टेक। हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए नहीं हो, काफ़ी लोग पहले से ही इस कंपनी के ऊपर जुड़े हो, जानते हो इसको। तो 4% की तेजी बनी। एक छोटी कंपनी है, जस्ट 5000 करोड़ का मार्केट कैप, 31 का पीई रेशियो, ठीक है।
कंपनी क्या काम करती है? कंपनी बिजनेस करती है बनाने का इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, पावर रिलेटेड ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट है 2020 के बाद से बढ़ रहा है, 5 करोड़, 14 करोड़, 43 करोड़, 91 करोड़, 147, 158। ठीक है, सो प्रॉफिट में ग्रोथ है, यहाँ पे ग्रोथ थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये टाइम पे कंपनी थी नहीं मार्केट के अंदर। सो प्रॉफिट की ग्रोथ ठीक है। एफ ने 2% का स्टेक लिया था पिछले जून में, जो कि अभी 2.55% का हो चुका है। क्यों उनके बेसिस पे थोड़ा सा कम किया है। प्रोमोटर का स्टेक 62% का है। डीआईस ने भी यहाँ पे बाइंग करनी शुरू की है। सो ये एक पॉइंट है। इस क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे गए हैं। टेक्निकली हम क्या देखते हैं, जब भी ब्रेकआउट होता है कि स्टॉक अपने सपोर्ट पे है, वहाँ से फिर वो रेसिस्टेंस के लिए निकलता है। सो यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक रेसिस्टेंस की लाइन थी जिसको इसने यहाँ पे ब्रेक किया था, उसके बाद में बड़ी तेजी, स्टॉक वापस से ठंडा हुआ, सपोर्ट लिया रेसिस्टेंस को, और आज इसमें एक ब्रेकआउट मिला है जो कि ट्रेंड की तरह है, जिसमें डे चार्ट के अंदर ब्रेकआउट कर चुका है, वीकली चार्ट के अंदर करना बाकी है। सो यहाँ से स्विंग कितना है, 22% ऊपर है। जस्ट मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप बाकी जो भी कंपनीज है जिसके रिजल्ट अच्छा है उनके चार्ट के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये कुछ बुलिश कंपनीज थी। अब दोस्तों कुछ बैरिश कंपनीज देखते हैं और उसके भी डेटा देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा है। फर्स्ट हम देखते हैं टाटा मोटर्स, 8% का क्रैश हुआ। कब था ये? 1:30 बजे के आसपास, 1-1:30 बजे के आसपास। ठीक है, क्या न्यूज़ थी इसके लेकर? सो न्यूज़ दोस्तों आती है 1:30-2 बजे के आसपास की JLR, जो देखो इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो लॉसेस में रहता है या फिर अंडर परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स घाटा मोटर्स बन जाता है। ठीक है, जो CV है, कमर्शियल व्हीकल है, जो ट्रक्स बनाती है कंपनी टाटा मोटर्स की, वो अलग से लिस्टेड है। वो इतना पुअर नहीं है परफॉर्मेंस के अंदर जितना पुअर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल है। सो यहाँ पे तो इन्वेस्टर के लिए कुछ बचता नहीं है, ट्रेडर्स के लिए होता है। ईवी पुश आया था तो उस समय में मैंने आपको बताया था काफ़ी लोग नाराज़ हुए थे उस व्यू से, टाटा मोटर्स घाटा मोटर्स से, लेकिन जो भी है वो फैक्ट है। सो हुआ क्या है, JLR का जो प्रॉफिट मार्जिन है उसकी जो प्रिडिक्शन है, प्रोजेक्शन है, वो 4% के आसपास कंपनी ने दे दिया, जो कि बहुत ही कम है। कंपनी कैश फ्लो को ब्रेक इवन करेगी फिस्कल 27 में, चलो ठीक है, लेकिन ये जो मार्जिन प्रॉब्लम दी है कंपनी ने, इसको लेकर मार्केट को अच्छा नहीं लगा और स्टॉक नीचे क्रैश कर गया। सो टेक्निकली फंडामेंटली स्टॉक काफ़ी पुअर है और डाउन ट्रेंड के अंदर ही स्टॉक अभी चलता हुआ देखने को मिल जाता है। क्यूपिड आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव आया इसके अंदर। स्टार्टिंग इसकी हुई थी न्यूट्रल, उसके बाद में बाइंग आती है एज यूजुअल, उसके बाद में स्टॉक चलता है, एकदम से स्टॉक नीचे गिरता है, लेकिन सर्किट में नहीं जाता है। 2% की गिरावट इसमें होती है। 203 का पी है, ये थोड़ा सा ध्यान देना। बाकी हुआ क्या है, इसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैं आपको कल दे चुका था। मार्केट के बंद होने के बाद में एक सेटलमेंट था जो कंप्लीट हो गया था। सेटलमेंट क्या होता है? प्राइस पे करना, जो भी सेटलमेंट प्राइस होती है। हुआ क्या था, आप देख सकते हैं, दो नाम आपको देखने को मिलेगी। एक कंपनी है यूनिस्टोन कैपिटल, जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करती है। जितेंद्र संघवी क्यूपिड लिमिट के ही इनसाइडर है। तो यहाँ पे दोस्तों इनसाइडर ट्रेडिंग का कंप्लाइंस इन्होंने पूरा नहीं किया, जिसका केस इनके ऊपर हुआ और दोनों पार्टीज के ऊपर पेनल्टी लगी। पेनल्टी कुछ ऐसी थी जिसमें 34 लाख रुपीस दिए यूनिस्टॉन ने और 32 लाख रुपीस दिए जितेंद्र ने। ये मैं आपको कल भी बता रहा था कि इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता है करोड़ में, कुछ लाख में होता है, तो वो चीज़ आप इसमें नोट कर सकते हैं। तो टोटल जो सेटलमेंट था 67 लाख का था। देखो बड़ी बात क्या है, स्टेटमेंट सॉरी जो सेटलमेंट है ना, ये विदाउट एडमिटिंग और डिनाइंग, यानी एडमिट भी नहीं किया कि भाई मैंने गलती की है, और डिनाई भी नहीं करा कि मैंने तो गलती नहीं की है। बिना कुछ बोले चुपचाप से दे दिए 67 लाख रुपीज सेबी को कि शांति रखो, मामला वैसे भी गर्म है। ये 67 लाख रुपीस तो पीनट्स हैं जो हमारे अभी स्टॉक के प्राइसेस भाग रहे हैं उसके बेसिस पे, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर ने भी स्टॉक खरीदा अभी कुछ टाइम पहले ओपन मार्केट से, तो वो भी चाहेगी कि स्टॉक ऊपर जाना चाहिए। सो फंडामेंटली कंपनी का जो अभी परफॉर्मेंस है वो अच्छा है, बट छोटी कंपनीज है, देखो कभी स्टॉक गिरेगा, अभी 80% भी गिरेगा, 20% गिरेगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन अभी जो पेस चल रहा है ना वो अच्छा है। सो QOQ बेसिस पे जैसे जैसे रिजल्ट अच्छा आ रहा है वैसे वैसे इसको इन्वेस्टर दे रहे हैं मौका, बाद में बेचना भी होगा, ऐसा नहीं है परमानेंट कंपनी है ये। जो भी लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, देखो आपके पास में प्रॉफिट होगा, ऑब्वियस है, ऑल टाइम हाई पे है, तो जहां आपको संतुष्टि मिलती है ऑब्वियस अपने प्रॉफिट को बुक करिए। ऐसा ही मार्केट है और यही सब चीज़ें हैं।
अगर लॉजिकली आप जानना चाहते हैं तो लॉजिकली क्या है, अगला क्वार्टर, क्योंकि जब तक कोई क्वार्टर खराब नहीं आएगा जब तक इसमें मोमेंटम रहेगा, क्योंकि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, ऑर्डर इसके पास में काफ़ी अच्छे हैं। तो जैसे क्वार्टर वन आएगा उससे पहले प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, और उसके बाद में क्वार्टर वन अच्छा आता है तो वापस से री एंट्री हो जाएगी, फिर अगले क्वार्टर में ये सीन। सो यही गेम अभी इसमें चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले 2 वीडियोस का आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।